स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद अहम पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दौर था जब एक सरकारी फैसले मतलब बंगाल के विभाजन ने एक बड़ी चिंगारी भड़का दी थी। हाँ, बिल्कुल दादी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1905। ये बंगाल विभाजन आखिर था क्या? मतलब क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो बताते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू किया गया और इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल कहना वो सही नहीं होगा। अच्छा। इसके तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा था पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत, और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। इस नए प्रांत की आबादी आप देखें तो करीब 3 करोड़ 10 लाख थी, और इसमें जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं मुस्लिम आबादी करीब 1 करोड़ 80 लाख और हिंदू आबादी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास थी। अच्छा खासा मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र। हाँ। और बंगाल का जो बचा हुआ हिस्सा था उसका क्या हुआ? दूसरा हिस्सा बना शेष बंगाल, जिसमें आज के बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी शामिल थे। इसकी आबादी काफी ज्यादा थी, लगभग 5 करोड़ 40 लाख। ओह! यहाँ हिंदुओं की संख्या करीब 4 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुस्लिम आबादी 90 लाख के आसपास। तो जाहिर है ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक सोचा समझा डेमोग्राफिक पहलू भी था, जो उस समय की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसे कैसे लिया? क्या इसे बस एक सरकारी काम मान लिया गया? बिल्कुल नहीं। जानकारी के मुताबिक प्रतिक्रिया जबरदस्त थी और बहुत ही भावनात्मक। इसे बंगाल की अस्मिता पर, बंगाली पहचान पर हमले की तरह देखा गया। 16 अक्टूबर का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। वंदे मातरम? और सबसे खास बात, एकता दिखाने के लिए लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। राखी? ये तो मतलब कमाल का प्रतीक रहा होगा उस वक्त। एक तरह से विभाजन के खिलाफ एकजुटता का संदेश। निश्चित रूप से। और इस भावना को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के शब्दों में समझा जा सकता है, जिनका जिक्र इन सामग्रियों में मिलता है। उन्होंने कहा था, विभाजन हमें ऊपरी तौर पर अलग कर सकता है, पर हमारे हृदय हमेशा एक रहेंगे। वाह! इससे उस समय के गहरे भावनात्मक जुड़ाव और मतलब विभाजन से उपजे दर्द का अंदाजा लगता है। तो विरोध तो फौरन ही शुरू हो गया, और फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को औपचारिक रूप से अपनाने की बात सामने आती है। इन दो शब्दों का, स्वदेशी और बहिष्कार, इनका असल मतलब क्या था उस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, स्वदेशी का सीधा सा मतलब था अपने देश का, यानी आत्मनिर्भरता। ये एक कॉल थी कि भारतीय अपने उद्योगों को, अपने हुनर को बढ़ावा दें, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें। इसके पीछे दोहरा मकसद था। पहला, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना, और दूसरा, लोगों में राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की भावना जगाना। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संकल्प भी था। और बहिष्कार जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो क्या था? बहिष्कार, हाँ, वो इसी सिक्के का दूसरा पहलू था। इसका अर्थ था विदेशी, खास तौर पर ब्रिटिश माल का सक्रिय रूप से त्याग करना, उसे रिजेक्ट करना। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। जैसा कि कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी के हवाले से इन दस्तावेजों में बताया गया है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश आर्थिक हितों पर चोट करने की एक रणनीति थी। तो ये सिर्फ कपड़ों या साबुन तेल के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रहा होगा फिर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंदोलन ने कहीं ज्यादा बड़ा रूप ले लिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ सामान के बहिष्कार से कहीं आगे निकल गया। ये धीरे धीरे एक व्यापक असहयोग आंदोलन में तब्दील होने लगा। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे जो उस समय के गरम दल के नेता माने जाते थे, हाँ, गरम दल, वो इसे जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे। उपलब्ध जानकारी साफ बताती है कि बहिष्कार की जद में सिर्फ विदेशी सामान ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, अदालतें, नौकरियां, अरे बाप रे, यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां और नगरपालिका जैसी संस्थाएं भी आ गई। यानी अंग्रेजी शासन के पूरे तंत्र को ही एक तरह से चुनौती दी जा रही थी, उसे मुश्किल में डालने की कोशिश थी ये। हाँ, रणनीति यही उभर कर आ रही थी कि ब्रिटिश प्रशासन के हर पिलर का असहयोग करके उसे पैरालाइज कर दिया जाए। सरकारी सेवाओं से लेकर अदालतों, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों तक हर जगह बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा था। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक मल्टी डायमेंशनल प्रतिरोध था, जैसा इन दस्तावेजों से एकदम स्पष्ट होता है।
ये सब सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, पर जमीनी स्तर पर यह आंदोलन कैसे फैला, मतलब लोगों को जोड़ने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? संगठन और संचार, इनकी भूमिका यहाँ बेहद अहम थी। अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति का जिक्र बार बार आता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो इस समिति ने बारिसाल जैसे इलाकों में लोगों को लामबंद करने में कमाल का काम किया। इनके तरीके बड़े क्रिएटिव थे। लोगों में जागरूकता लाने के लिए भाषण देना, देशभक्ति के गीत गाना, युवाओं को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग देना। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि लोगों के आपसी झगड़े सुलझाने के लिए अपनी स्थानीय पंचायतें या अदालतें तक बना डाली थी इन्होंने। वाह, यानी सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक पैरेलल सिस्टम बनाने की भी कोशिश हो रही थी। और शिक्षा, क्या राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया गया था? शिक्षा को तो इस आंदोलन की आत्मा ही माना गया। ये समझा गया कि भाई सच्ची आजादी के लिए अपनी सोच और अपनी शिक्षा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी सोच के तहत, जैसा कि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई। स्वदेशी उद्योगों को भी ताकत मिली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की नींव रखी। हाँ, बंगाल केमिकल्स। जी। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कोलकाता में बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके पहले प्रिंसिपल कौन बने? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष। हाँ, इसके अलावा पूरे देश में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खुलने लगे। और टैगोर का जिक्र आया है तो उनके गीत अमार सोनार बांग्ला का भी इन स्रोतों में उल्लेख है। संस्कृति की क्या भूमिका रही इस आंदोलन में? हाँ, वो अमार गीत इसी दौर की देन है जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। जी। टैगोर के गीत हों या दूसरे लोकगीत और कविताएं, उन्होंने लोगों में जोश भरने और उन्हें जोड़ने का जबरदस्त काम किया। जी। ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक आंदोलन नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल रेनेसा का दौर भी था। और इसी समय आत्मशक्ति का विचार। आत्मशक्ति? हाँ, आत्मशक्ति यानी अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता पर भरोसा, ये आंदोलन का मूल मंत्र बन गया एक तरह से। ये आत्मशक्ति का विचार बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ अंग्रेजों का विरोध नहीं करना है, बल्कि खुद को भी मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से। बिल्कुल। आत्मशक्ति का मतलब था कि भारतीय अपने संस्थान खुद बनाएं, अपने मसले खुद सुलझाएं और अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथों में लें। इसमें स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, समाज सुधार के काम करना और सबसे बढ़कर अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली खड़ी करना शामिल था। ये एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म का नजरिया था। अच्छा, ये आंदोलन क्या सिर्फ बंगाल में ही सिमटा रहा या इसकी गूंज दूसरे इलाकों तक भी पहुंची थी? हालांकि बंगाल इसका सेंटर था और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि इसकी आग पूरे देश में फैली। अच्छा, कहाँ-कहाँ? लोकमान्य तिलक इसे पुणे और बॉम्बे में लीड कर रहे थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलाकों में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह सक्रिय थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने कमान संभाली हुई थी और दक्षिण में मद्रास प्रांत में चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेता इस भावना को आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि हर जगह तरीके और नेतृत्व में कुछ भिन्नता हो सकती है, पर जो मूल भावना थी, स्वदेशी और बहिष्कार, वो पूरे देश में फैल रही थी। एक और अहम पड़ाव का जिक्र इन दस्तावेजों में है, 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। वो क्यों महत्वपूर्ण था? वो अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हाँ। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट को अपना लक्ष्य घोषित किया। पहली बार? हाँ, पहली बार ऑफिशियली। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। लेकिन यहीं पर कांग्रेस के अंदर जो दो विचारधाराएं पनप रही थीं, नरमपंथी और गरमपंथी। हाँ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। बिल्कुल। उनके बीच मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे थे कि भाई आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तरीके क्या हों। और इन मतभेदों का नतीजा क्या निकला? क्या इसका असर आंदोलन पर पड़ा? इसका सीधा नतीजा अगले ही साल 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला। इसे इतिहास में सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। हाँ, सूरत स्प्लिट। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच स्वदेशी आंदोलन के तरीकों और उसके दायरे को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि पार्टी दो फाड़ हो गई। गरमपंथियों को, जो बहिष्कार को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और इसे पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई बनाना चाहते थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। नरमपंथी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और संवैधानिक तरीकों पर ज्यादा जोर दे रहे थे। तो इस विभाजन ने निश्चित रूप से आंदोलन की गति को कुछ हद तक प्रभावित किया। अब जरा भागीदारी की बात करते हैं।
कौन लोग थे जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे? जानकारी तो यही इशारा करती है कि काफी लोग जुड़े थे इससे। हाँ, इस आंदोलन की एक बड़ी खासियत इसकी व्यापक भागीदारी थी, जिसने समाज के कई तबकों को छुआ। छात्रों की भूमिका तो बहुत ही अहम थी। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र तो हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल। शहरी मध्यवर्ग, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, वो इसकी रीढ़ थे। कुछ जमींदार भी साथ आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन रिकॉर्ड से उभर कर आती है वो है महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी? हाँ, पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकलीं, जुलूसों में शामिल हुईं, धरनों पर बैठीं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय सार्वजनिक भूमिका की एक नई और शक्तिशाली शुरुआत थी। ये वाकई एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव रहा होगा उस समय के हिसाब से। लेकिन क्या समाज का हर वर्ग, हर तबका इस आंदोलन से जुड़ पाया था, या कुछ लोग अलग भी रहे? यहीं पर एक महत्वपूर्ण बारीक पहलू सामने आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतनी व्यापक भागीदारी के बावजूद, जैसा कि दस्तावेज इंगित करते हैं, किसानों का एक बड़ा हिस्सा और ज्यादातर मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से काफी हद तक अलग थलग रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके कई जटिल कारण हो सकते हैं। शायद आंदोलन का नेतृत्व ज्यादातर शहरी और पढ़े लिखे तबके के हाथ में था, या फिर अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भी अपनी भूमिका निभाई हो, जिसने सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दी। हो सकता है। तो एक तरफ ये आंदोलन राष्ट्रीय चेतना जगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसने अनजाने में ही सही समाज के अंदर मौजूद सामाजिक और धार्मिक दरारों को भी उजागर कर दिया। इसे भविष्य के गांधीवादी जन आंदोलनों की प्रस्तावना कह सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी। और अंग्रेज, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी इस सब पर? जाहिर है वे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे होंगे जब इतना कुछ हो रहा था। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे अपने लिए गंभीर चुनौती माना और पूरी सख्ती से इसे कुचलने की कोशिश की। जैसा कि इन दस्तावेजों में विस्तार से दर्ज है, दमन का एक पूरा चक्र चलाया गया। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी? वंदे मातरम जैसे नारे लगाना अपराध घोषित कर दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाया गया। कई अखबार बंद कर दिए गए। आंदोलन में सक्रिय लोगों पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया। और छात्रों को लेकर क्या कोई खास कदम उठाया गया था? क्योंकि उनकी भागीदारी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ, छात्रों को डराने और आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार ने कुख्यात कार्लाइल सर्कुलर जारी किया 1905 में। कार्लाइल सर्कुलर, ये क्या था? इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को चेतावनी दी गई कि अगर उनके छात्र राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते पाए गए तो उनकी सरकारी मदद रोक दी जाएगी और मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यहाँ तक कि छात्रों को शारीरिक दंड देने की भी धमकी दी गई थी। अरे! लेकिन इसके बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे होंगे। नहीं, जोश कम नहीं हुआ, विरोध और तेज हुआ कई जगह। और बड़े नेताओं के साथ क्या सुलूक हुआ? तिलक, लाजपत राय, अरविंदो घोष, बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया। 1908 आते आते अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र जैसे कई प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके बंगाल से निर्वासित कर दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया। लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंदो घोष पर अलीपुर बम कांड में मुकदमा चला, हालांकि वो बरी हो गए, पर उसके बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर पौंडीचेरी चले गए। मतलब सरकार ने पूरी ताकत लगा दी आंदोलन को दबाने में। तो अगर हम इन सारी जानकारियां को समेटें तो बंगाल विभाजन और उससे उपजे स्वदेशी आंदोलन से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या टेकअवेज हैं? देखिए, कई अहम निष्कर्ष हैं। पहला, बंगाल का विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक कैटलिस्ट, एक चिंगारी बन गया, जिसने अभूतपूर्व जन लामबंदी को जन्म दिया। दूसरा, स्वदेशी और बहिष्कार महज नारे नहीं थे, ये शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक हथियार साबित हुए, जिन्होंने आत्मनिर्भरता के विचार को आजादी के बड़े लक्ष्य से जोड़ा। शिक्षा और संस्कृति की भूमिका पर भी काफी बात हुई हमारी। हाँ, तीसरा निष्कर्ष यही है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को स्थापित किया और स्वदेशी संस्थानों की नींव डाली। साथ ही इसने साहित्य, संगीत और कला के जरिए एक मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी हवा दी। चौथा, इसने स्वतंत्र संग्राम का दायरा बढ़ाया, खासकर महिलाओं और शहरी मध्य वर्ग को सक्रिय राजनीति के मंच पर लाया। लेकिन इसने ये भी दिखाया कि समाज के सभी वर्गों, खासकर किसानों और मुसलमानों को पूरी तरह साथ लेकर चलने की चुनौती अभी बाकी थी। और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, उसका क्या महत्व है? और पांचवा और आखिरी निष्कर्ष, ब्रिटिश सरकार का कठोर दमन ये दिखाता है कि वे इस आंदोलन को अपने शासन के लिए कितना बड़ा खतरा मान रहे थे।
ये इस बात का सबूत है कि स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाने का काम किया था।